अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इकोनॉमिक्स का मॉडल पढ़ेंगे जिसका नाम है इनपुट आउटपुट मॉडल। बेसिकली इसको लियोनथिफ इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि ये लियोनथिफ जो एक इकोनॉमिस्ट गुजरे उन्होंने ये मॉडल को डेवलप किया। लियोनथिफ बेसिकली इनका पूरा नाम वेसिले लियोनथिफ था और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1973 में इनकी कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने इकोनॉमिक्स साइंसेस के अंदर करी थी। अब ज़रा बात कर लेते हैं इस मॉडल की और आज की इस वीडियो में हम क्या-क्या कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिकली इन्होंने इस मॉडल में इन्होंने समझाना क्या चाहा है, हम इसको डिस्कस करेंगे और असम्पशन डिस्कस करेंगे, कहाँ-कहाँ इसका यूज़ होता है इस मॉडल का, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे और साथ ही इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी देखेंगे कि किस तरीके से ये मॉडल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही कि वसीले लियोनथिफ नोबेल लॉरिएट, इन्होंने 1973 के अंदर नोबेल प्राइज़ हासिल किया। इन्होंने ये मॉडल डेवलप किया है। बेसिकली जो इस मॉडल में वो बात बताना चाह रहे हैं या जो ये मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है इनका, वो बेसिकली है इंटरडिपेंडेंस अमंग इंडस्ट्रीज। यानी इस मॉडल ने ये चीज़ बताई है कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज एक दूसरे की ऊपर डिपेंड करती हैं थ्रू देयर यूज़ ऑफ इनपुट। यानी जो इंडस्ट्री के अपने जो वो आउटपुट बनाते हैं उनको दूसरी इंडस्ट्री कैसे एज अ इनपुट यूज़ करती हैं और जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं अपने आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। शोज हाउ आउटपुट फ्रॉम वन सेक्टर बिकम्स इनपुट फॉर अनदर। कैसे आउटपुट जो है वो किसी और इंडस्ट्री का इनपुट बन जाता है, इसके बारे में बात की जाएगी और इसके बारे में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है इस मॉडल में। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ इस मॉडल का बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग, फोरकास्टिंग और पॉलिसी एनालिसिस वगैरह में हो जाता है। क्योंकि इससे आपको ये जब एक दफ़ा पता चल जाता है कि बेसिकली टोटल डिमांड कितनी है और उसके अगेंस्ट में कितना आउटपुट आपने बनाना है और किस किस रेसिपी के थ्रू और कितनी इनपुट्स आपको दूसरी इंडस्ट्रीज़ के रिक्वायर्ड होंगे, तो आपको फिर इकोनॉमिक प्लानिंग करने में या किन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना है, किनके ऊपर कोई समझ लें पॉलिसी एनालिसिस आप ये कहते हैं कि टैक्सेस की पॉलिसी लगानी है या कोई और चीज़ गवर्नमेंट को करनी है, तो जब उसको ये पता चल जाएगा कि बेसिकली किसकी कितनी डिमांड है, तो उसी हिसाब से वो उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी कोई भी बना सकती है। फोरकास्टिंग भी इसीलिए हो जाती है कि जब आपके पास ये पता चल जाए एक मरतबा कि कितनी प्रोडक्शन है, तो आप आगे के लिए भी फोरकास्ट कर सकते हो अपनी उस डिमांड की बेस के ऊपर या अपने आउटपुट को कितना बनाना है, आप डिमांड को फोरकास्ट करके ये काम कर सकते हो। तो अब आते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ हाईलाइट करें। वो पहला पॉइंट क्या है? एवरी इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस आउटपुट एंड यूजेस इनपुट्स फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री। ये बेसिक इसका एसेंस है कि इंटर इंडस्ट्री डिपेंडेंस और कैसे एक इंडस्ट्री जो है वो अपना जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है वो दूसरी इंडस्ट्री उसको एज इनपुट बना लेती है। दूसरी बात जो इन्होंने नोटेबल इसमें करी वो ये थी कि इन्होंने डिमांड को दो कंपोनेंट्स में तोड़ा, एक इंटरमीडिएट डिमांड और एक फाइनल डिमांड। फाइनल डिमांड वो डिमांड जो कि हाउस होल्ड से डायरेक्टली आ रही है, यानी वो जो एंड यूजर जो कंज्यूमर्स कहलाते हैं वो बेसिकली कितनी डिमांड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। साथ ही साथ एक और डिमांड जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट डिमांड, ये वो डिमांड है कि एक इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्री के आउटपुट को डिमांड कर रही है। इंडस्ट्री क्योंकि जो ले रही है वो अपने आउटपुट को बनाने के लिए दूसरी इंडस्ट्री का जो आउटपुट है उसको अपने पास एज अ इनपुट यूज़ कर रही है, तो ये इंटरमीडिएट डिमांड है। तो किसी भी इंडस्ट्री को जो डिमांड मीट करनी होगी, अब वो दो किस्म की होगी, एक इंटरमीडिएट डिमांड और एक फाइनल डिमांड। दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो बनेगा टोटल डिमांड और इसी टोटल डिमांड को मीट करना होगा टोटल, लाजमी सी बात है जितनी वो प्रोडक्शन करेगा वो उसका टोटल आउटपुट हो जाएगा। तो जो यहाँ लिखा हुआ है वो यही है कि टोटल आउटपुट बराबर होना चाहिए टोटल डिमांड के और टोटल डिमांड दो हिस्सों में तकसीम। ये मॉडल हमें ये भी मदद करता है कि किस तरीके से डिमांड की जो चेंजेस होती हैं वो किस तरह आउटपुट को अफेक्ट करती हैं। क्योंकि देखें जब आपके पास किसी भी एक इंडस्ट्री का एक समझ लें कि एक इनपुट या एक यूनिट जो है वो अगर बढ़ाना हुआ तो किस तरीके से आप जो है वो फिर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये आपस में इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं। तो अगर एक इंडस्ट्री ने एक चीज़ और बनानी है, उसकी डिमांड एक यूनिट की और बढ़ गई और उसने वो यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए सारी इंडस्ट्रीज को वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि
जब वो आउटपुट बनाएगी तो उस एडिशनल आउटपुट के लिए उसको एज ए इनपुट जो चीज़ें चाहिए वो दूसरी इंडस्ट्री से चाहिए, तो उनकी भी आउट प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इससे हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट से, और जब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल की सबसे पहली बात की कैसे इंडस्ट्री जो है वो दूसरे का इनपुट यूज़ करती है, ये कहाँ होता है, ये क्या है, कुछ सर्टेन अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल मिल जाए तो उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं कि स्टील इंडस्ट्री सप्लाई करती है स्टील ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, क्योंकि वो गाड़ियाँ बनाती है और गाड़ियाँ स्टील से बनती हैं, तो स्टील आ जाता है एज अ इनपुट, यूज़ होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। बिल्कुल इसी तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियाँ या आउटपुट बनाती हैं वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अंदर चला जाता है, और वो इंडस्ट्री इसको अपना एज ए इनपुट यूज़ करती है, ट्रांसपोर्ट में मदद देती है उसकी इंडस्ट्री को ग्रो होने में, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के आउटपुट्स। इसी तरीके से एक और बात कि इंटरमीडिएट डिमांड में सिर्फ और सिर्फ वो डिमांड नहीं आती कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज एक इंडस्ट्री से डिमांड कर रही हो, बल्कि एक इंडस्ट्री जो अपना आउटपुट खुद अपने लिए एज ए इनपुट यूज़ कर रही हो वो डिमांड भी इसी में आती है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री होती है जो कि अपना ही आउटपुट अपने ही इनपुट के लिए यूज़ कर रही होती है। तो देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एग्जाम्पल सबसे अच्छी है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अपने सर्विसेज के लिए भी, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, या आप समझ लें कहते हैं कि जो अपने इंटरनल मैनेजमेंट से ऑपरेशन है उसके लिए भी कुछ गाड़ियाँ चाहिए होती हैं। तो वो गाड़ियाँ भी चूँकि गाड़ियाँ वो बना रही है तो वो गाड़ियाँ जब आउटपुट के तौर पे निकलेंगी तो कुछ अपने ही प्लांट में उनके सपोर्ट सर्विसेज के लिए जो है वो यूज़ हो रही होंगी। तो ये कहलाता है कि ओन इंडस्ट्री इनपुट जो है वो आप, या ओन इंडस्ट्री आउटपुट जो है एज ए इनपुट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब हम इसके आगे मैथमेटिकल बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी एजम्पशंस की कि इस मॉडल में हमने की एजम्पशंस क्या ली हुई हैं कि जिससे वो मॉडल सिंप्लीफाई हो सके, ताकि हम मैथमेटिकल जो मॉडल बनाएं तो आपके दिमाग में होंगे कौन कौन सी एजम्पशंस हैं जो हमने इस मॉडल को ड्राइव करने से पहले ली हुई है। तो जनाब पहली कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, हालांकि अगर ये अलग अलग टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मकसद होता है कि जितनी प्रोपोर्शन में आप इनपुट्स लगाओगे उतने ही प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट बढ़ेगा। यानी इट मीन्स कि अगर 20% आप जो है वो इनपुट लगाओगे तो आपका जो आउटपुट है वो भी 20% से ही बढ़ेगा। तो बेसिकली ये लेने का मकसद ये है कि ताकि आपके पास आपको जो डिमांड अगर आपकी आए तो उस डिमांड के लिए जितना आप इनपुट लगाओ तो आपके पास आउटपुट भी उतना ही बढ़ रहा हो। तो ये सिंप्लीफाई कर देते हैं स्केलेबिलिटी कि ताकि आपकी कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपका जो मॉडल होगा वो आपको जो नज़र आ रहा होगा वो होमोजीनियस एक प्रोडक्शन फंक्शन वाली बात आ जाती है कि वो क्या कहते हैं आपका ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन नहीं होगा कि जिसके अंदर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो कि भाई अगर इतने एक इनपुट लगा रहा हूँ तो दूसरे साइड के ऊपर आउटपुट कितना बढ़ेगा, क्योंकि फिर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स वाले मामला तो जाते हैं, जो कि इस टॉपिक का बहरहाल हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमने एजम्पशन ये ली कि जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो ऐसे हो रही है कि उसके जो इनपुट्स और आउटपुट का जो प्रोपोर्शन है वो सेम है। अगर 20% आपने इनपुट बढ़ाएंगे तो 20% से आउटपुट बढ़ेगा, ये नहीं कि ज़्यादा या कम से बढ़ेगा। फिर जो इनपुट जितने भी लग रहे हैं, जितने भी किस्म के, उन सब की सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं इतना 20% एक इनपुट लगा रहा हूँ, दूसरा इनपुट 80% लगा के मिला के मैं आउटपुट बना रहा हूँ, तो मैं इनकी जो परसेंटेजेस हैं वो चेंज नहीं कर सकता, आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ताकि ये चीज़ें जितनी भी हम assumptions ले रहे हैं ये बेसिकली जो मैथमेटिकल मॉडल है, जो इक्वेशंस है, उनको सिंप्लीफाई करता है कि आप लीनियर इक्वेशंस बनाएं और उससे फिर मॉडल ड्राइव करें। हर इंडस्ट्री एक प्रोडक्ट बना रही है, ये हमारी एजम्पशन है। हालांकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह लें, ऑटोमोबाइल कह लें, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट बनाती है और उसमें फिर मुख्तलिफ किस्म के प्रोपोर्शन में इनपुट्स लगते हैं। लेकिन सिंप्लीफाई रखने के लिए हमने कहा कि जी सारे गुड जो भी वो बना रही है, हमने अज्यूम कर रहे हैं तो एक ही किस्म का गुड है और उसमें जो 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 उसका प्रोडक्शन फंक्शन है वो भी सेम है। तो इसलिए वन प्रोडक्ट पर इंडस्ट्री का मकसद है कि आपने एक इक्वेशन बना दी एक इंडस्ट्री के लिए। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, वही अगेन बात की जी, जितने जो जो कोफिशिएंट्स होंगे यहाँ पे, जो कि इंटर इंडस्ट्री या जो आप कह लें कहते हैं इंटर इंडस्ट्री की जो भी डिमांड है, वो कितनी डिमांड है एक दूसरे के इनपुट यूज़ करने की, वो कोफिशिएंट्स जो जितनी डिमांड वो करते हैं एक दूसरे से वो सेम रहेगा, ज़्यादा या कम नहीं होगा कि वो ज़्यादा डिमांड कर लें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी पे कम। हम हर जगह पे एक ही चीज़ लेके चलेंगे कि अगर एक आउटपुट बनाना है तो उसमें लेट सपोज 20% दूसरी इंडस्ट्री का इनपुट लेना है, तो ये कोफिशिएंट है 0.2,
ये सेम रहेगा। फिर परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, जितनी ज़्यादा इलास्टिक सप्लाई जो है परफेक्टली इलास्टिक अगर होगी तो ही हम डिमांड को मीट कर सकते हैं, लाजमी सी बात है। अगर इलास्टिक नहीं है तो आप जो भी डिमांड एक्स्ट्रा अगर मार्केट में जनरेट होगी तो आप उसको फ़ौरन इंस्टेंटली मीट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमने एजम्पशन लिया है कि जी हम ये कह रहे हैं कि जितनी डिमांड है उतना ही आउटपुट बनाएंगे। तो इट मीन्स के सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, जितनी डिमांड होती है उस हिसाब से वो मोल्ड हो सकती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकल फॉर्मेशन। तो चलिए अब चलते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास मैंने 3 वेरिएबल्स लिखे हुए हैं जो कि आपको समझने सामने नज़र आ रहे होंगे। पहले है एक्स आई। एक्स आई बेसिकली क्या है? एक्स आई मीन्स कि यहाँ पे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो ये आई है, 2 इंडस्ट्रीज़ की बात हम कर रहे हैं। क्योंकि हम इंटर इंडस्ट्री देख रहे हैं तो हम ये देखना चाहेंगे कि जी किस इंडस्ट्री का कौन आउटपुट यूज़ कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 नाम दिए हैं, एक है आई और एक है जे। मैं ज़रा इसको बोल्ड कर लूँ, आई और जे। बेसिकली अब मैं यहाँ से शुरू करते हैं पहले से एक्स आई। एक्स आई का मतलब है टोटल आउटपुट ऑफ सेक्टर आई। यानी सपोज करते हैं कि हम पहली इंडस्ट्री की बात करें तो जी टोटल आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री 1, और इसको हम कहते हैं कि ये है स्टील। तो इट मीन्स कि स्टील के आउटपुट हम सपोज करते हैं। इस तरीके से दूसरी इंडस्ट्री जो कि कह लें भाई, आप कह लेंगे जी ये होगी ऑटोमोबाइल, और तीसरी ऑटोमोबाइल और तीसरी हम कह लेते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब आई का मकसद ये है कि ये तीनों इंडस्ट्रीज को नंबर दिए गए 1 2 3। जैसे जैसे जिस जिसकी बात होती रहेगी, जो जो नंबर यहाँ आता रहेगा उसके आउटपुट की हम बात कर रहे हैं। अभी हम टोटलिटी में बात कर रहे हैं एक्स आई। आई मीन्स ये तीनों इंडस्ट्रीज के आउटपुट की अलग अलग बात कीजिए। पहले स्टील का आउटपुट कितना है, स्टील सेक्टर का, ऑटोमोबाइल का कितना है और ट्रांसपोर्ट का कितना है। इसी तरीके से ए आई जे। अच्छा, ए और आई और जे, इधर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि आई क्या है कि इनपुट फ्रॉम सेक्टर आई यूज बाय जे। इट मीन्स कि अगर यहाँ लिखा हुआ है 1 और यहाँ लिखा हुआ है 2, इसका मकसद ये है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इंडस्ट्री एक मिनट, सॉरी मार्कर को ले लूँ। इंडस्ट्री जे यूज कर रही है, यानी इंडस्ट्री 2 यूज कर रही है इंडस्ट्री 1 का आउटपुट अपने पास एज अ इनपुट। ठीक है, यानी मैं ये कहूँ कि यार ये A12 लिखा हुआ है, A12 का मकसद ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टील का कितना आउटपुट अपने पास एज अ इनपुट यूज कर रही है। इसी तरीके से जैसे जैसे नंबर चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती जाएगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ A11, इट मीन्स कि स्टील इंडस्ट्री अपना ही कितना आउटपुट अपने पास एज अ इनपुट डिमांड कर रही है। ऐसे नेक्स्ट वाला जो है वो है डी आई। डी आई मीन्स फाइनल डिमांड। फाइनल डिमांड हमने पहले पढ़ा था कि फाइनल डिमांड क्या है, जो कि कंज्यूमर या जो एंड यूजर हाउस होल्ड से आ रही है, ना कि बीच की किसी इंडस्ट्री से या अपनी ही इंडस्ट्री से जो डिमांड आ रही हो, वो इंटरमीडिएट कहलाती है। तो यहाँ पे ये डी आई अगेन जिस तरह एक्स आई था वैसे ही डी आई भी है कि हर इंडस्ट्री के डिमांड की बात हो रही है। अब हम अगर इसके ऊपर बेस करते हुए एक इक्वेशन बनाएं तो ये इक्वेशन बनी हुई है। ये इक्वेशन ये बता रही है कि एक्स आई टोटल आउटपुट, उसके बाद डी आई टू फाइनल डिमांड, और हमने पीछे पढ़ा था कि टोटल आउटपुट बराबर हुआ किसके, फाइनल डिमांड और इंटरमीडिएट डिमांड। ये है इंटरमीडिएट डिमांड और ये है फाइनल डिमांड। तो इस तरीके से ये इक्वेशन मुकम्मल हो रही है। अब इंटरमीडिएट डिमांड कैसे, लाजमी सी बात है, इंटरमीडिएट डिमांड कैसे निकलेगी कि कितना आउटपुट है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उस कोफिशिएंट से, जो ये कोफिशिएंट होगा कि मैं कितना, लेट सपोज 0.2, और मैं कहता हूँ कि आउटपुट है उस इंडस्ट्री का जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ हमने लिखा AI1 और X1। इसका मकसद ये है कि पहली इंडस्ट्री कितना आउटपुट यूज़ करेगी दूसरी किसी और इंडस्ट्री का, यानी स्टील इंडस्ट्री कितना आउटपुट यूज़ करेगी किसी और इंडस्ट्री का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टील इंडस्ट्री के आउटपुट से, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ आएगी वो आएगी इंटरमीडिएट डिमांड। के मतलब कि मुझे 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 0.2 चाहिए
किसी और यानी समझ लेट सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के 0.2 यूनिट्स चाहिए एज एज इनपुट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ स्टील आउटपुट। तो इस हिसाब से अगर आउटपुट यहाँ पे हो गया कि मैंने 10 स्टील के यूनिट्स बनाने हैं, तो इट मीन्स कि मुझे 2 यूनिट चाहिए होंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के। ठीक है, इसी बेस के ऊपर हमने ये इक्वेशन को पूरा करा और इंटरमीडिएट और फाइनल डिमांड को प्लस करेंगे तो टोटल आउटपुट बन जाएगा। मैट्रिक्स फॉर्म में जब हमने इसको लिखा तो एक्स आई बेसिकली एक्स एक वेक्टर बन गया, डी भी इस तरह का एक वेक्टर हो गया, और ए एक्स बेसिकली बीच में मैट्रिक्स आ गया एक पूरा, जिसके अंदर क्या होगा मुख्तलिफ सारी इंडस्ट्रीज, अगर 3 है तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, 2 है तो 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। क्योंकि इसकी जो फंक्शनैलिटी होगी वो मैं आगे आपको जब समझाऊंगा मैथमेटिकल करवाते हुए, तो वहाँ पर हम आपको इसके मैट्रिक्स बनाकर दिखा देंगे। अब चलते हैं उसके आगे कि अगर हम इसको इक्वेशन को रीअरेंज करें तो क्या होगा। देखिए x इक्वल्स टू ए एक्स प्लस डी तो हमने समझ लिया कि आउटपुट इक्वल्स टू इंटरमीडिएट डिमांड प्लस फाइनल डिमांड। हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ए एक्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करा दें दोनों साइड से तो ये बच जाता है, और इसके बाद अगर इसमें से कॉमन निकाल लें x तो बच जाता है i माइनस ए। अच्छा, इधर कन्फ्यूजन होती है कि मैथ्स में तो हम जब भी ऐसा करते हैं तो 1 माइनस ए आता है, लेकिन क्योंकि हम अभी अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं मैट्रिक्स फॉर्म में काम कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में जो 1 है वो यहाँ पे एज आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रीट होता है, और हम उसको माइनस करेंगे किससे, ए मैट्रिक्स से। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके सिर्फ डायगोनल टर्म्स जो हैं वो 1 होती हैं, बाकी सारी 0 होती हैं। यानी अगर 3/3 है तो मैंने बनाया तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यानी ये डायगोनल जो है, सॉरी ये आगे पीछे हो गया थोड़ा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इस लाइन को। तो ये बेसिकली डायगोनल की बात है जो मैंने आपको ये बना के दिखाया कि जिसमें डायगोनल टर्म सारी 1 है बाकी सारी 0 होती है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 की जगह पे, और हम इसको माइनस कर लेंगे ए से। अच्छा, अब जब इसको हम दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा बेसिकली x इक्वल्स टू 1 अपॉन ये बन जाएगा 1 माइनस आई अपॉन ए इंटू डी। अब आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ डिनोमिनेटर में अगर आप उसको ऊपर लाएंगे तो उसकी पावर जो है वो माइनस हो जाती है, और नीचे भी इसकी पावर यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, जो कि ये बन जाएगा x इक्वल्स टू आई माइनस ए और पावर -1। यानी आई माइनस ए की पावर अगर -1 हो तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में कहलाता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे आई माइनस ए, वरना नॉर्मली ए इनवर्स होता है, उसको मैट्रिक्स इनवर्स कहते हैं। यहाँ पे ये खास आई माइनस ए बेसिकली लियोनथिव ने निकाला, और लियोनथिव के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आएगा, इसीलिए इसको कहते हैं लियोनथिव मैट्रिक्स इनवर्स। तो पहले इसको भी समझ लेते हैं कि ये है लियोनथिव मैट्रिक्स या लियोनथिव इनवर्स के नाम से जाना जाता है मैट्रिक्स फॉर्म में। अच्छा, ये दिखाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आउटपुट, यानी कि कितना आउटपुट जो है आप वो बना रहे हो एक फाइनल डिमांड के लिए या आपकी जो है वो इंटरमीडिएट डिमांड के लिए। ठीक है, यानी इसमें आप अभी तक हम बात कर रहे थे 2 किस्म के डिमांड की, यहाँ बात हो जाएगी जब आप इन्वर्स करके इस खास आई माइनस ए इन्वर्स की बात करोगे तो ये जो अमाउंट दिखाएगा वो दिखाएगा कि कितना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आउटपुट बन रहा है। डायरेक्ट ये कि जो डायरेक्ट डिमांड को सेटिस्फाई कर रही है वो इंडस्ट्री जिसकी डिमांड बढ़ रही है। दूसरा ये कि इसके साथ साथ जो पीछे चेन चल रही है, जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ का क्योंकि मैं इनपुट यूज़ करता हूँ तो उसकी भी कुछ ना कुछ अमाउंट प्रोडक्शन की बढ़ेगी, तो वो कहलाएगी इनडायरेक्ट आउटपुट जो क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से, एक डिमांड बढ़ने की वजह से। यूज टू मेजर हाउ वन सेक्टर चेंज अफेक्ट अदर्स, ये वही बात है जो मैंने अभी आपसे कही। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आउटपुट के लिए मैंने एक और स्लाइड बनाई है कि जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, इसका मतलब क्या है। देखें, हमने ये चीज़ पढ़ ली कि जी आई माइनस ए इनवर्स जो है वो टोटल आउटपुट दिखाएगा जो कि फाइनल डिमांड को मीट कर रहा होगा, लेकिन इस टोटल आउटपुट में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों। देखिए, अगर हम सपोज करें कि आउटपुट फाइनाइट है और उसको न्यूमैन सीरीज के थ्रू एक्सपेंड कर दें, और ये ज्योमेट्रिकल एक जो है वो फॉर्मेशन होती है कि आई माइनस ए इनवर्स को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आई एज अ पहला कंपोनेंट आएगा, उसके बाद उसकी पावर से ए की पावर से वो कंटिन्यू चलता रहेगा इनफाइनाइट। तो यहाँ से ये जो आई है ये क्या दिखा रहा है, बेसिकली ये दिखा रहा है कि डायरेक्ट प्रोडक्शन
आई जो है वो बेसिकली डायरेक्ट प्रोडक्शन फॉर फाइनल डिमांड है, यानी कितनी जो डिमांड बढ़ी, अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ स्टील के एक यूनिट से डिमांड बढ़ी, तो उसके नतीजे में कितनी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कहलाएगी डायरेक्ट प्रोडक्शन, जो कि स्टील खुद कर रही है। तो ये है आई। इसके बाद जो ए है, ये इफेक्ट बताता है, ये है फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड कौन सा, कि जब आपने स्टील की प्रोडक्शन बढ़ाई, तो डायरेक्ट स्टील की प्रोडक्शन बढ़ गई स्टील की डिमांड से, लेकिन उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें पता है कि पीछे कोई और जो इंडस्ट्रीज हैं उनका इनपुट भी यूज हो रहा होता है स्टील बनाने के लिए, जैसे कि ऑटोमोबाइल। तो ऑटो या यूं कह लें, या कहते हैं कि स्टील स्टील को भी कहीं ना कहीं से, या समझ लें इसको हम, अगर क्योंकि एग्जाम्पल देने में मुश्किल होगी तो ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री समझते हैं, कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ गई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कहा जी एक गाड़ी और हमें बनानी पड़ेगी, तो उस गाड़ी बनाने के लिए हमें कुछ स्टील रिक्वायर्ड था। तो डायरेक्टली एक डिमांड तो हो गई जो कि आई से रिप्रेजेंट हो रही है कि जी एक यूनिट ऑफ कार बनाना था, तो एक यूनिट ऑफ कार हमने बना दिया, ये हो गई डायरेक्ट प्रोडक्शन। लेकिन इसके पीछे स्टील इंडस्ट्री को भी कुछ ना कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसको इस डिमांड को फुलफिल करना है, क्योंकि इधर इस गाड़ी को बनाने के लिए हम इनपुट भी यूज़ करते हैं स्टील का। तो अब स्टील को भी कुछ अपना आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो हमें सेटिस्फाई कर सके हमारी इस डिमांड को। तो वो कहलाता है फर्स्ट राउंड, लेकिन ये कहलाएगा डायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट मीन्स कि जो डायरेक्टली आपके पास आकर आपकी इस प्रोडक्शन में लग रहा है। अब आएगी इसके आगे बात, ये जो A2 A3 और ये सो ऑन है, ये कहलाएंगे इनडायरेक्ट इफेक्ट, और ये बहुत छोटे से छोटे होते जाते हैं। ये क्या होंगे, कि देखें, जब स्टील इंडस्ट्री ने ऑटोमोबाइल के लिए जब कुछ प्रोडक्शन की बात करी और उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाई, तो हुआ ये कि उसको भी किसी न किसी इंडस्ट्री से कोई आउटपुट इनपुट के तौर के ऊपर चाहिए होगा। तो इस वजह से वो दूसरी इंडस्ट्री जो उसके पीछे थी उसकी भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बढ़ गई, फिर उसको भी किसी और से चाहिए होगा तो उसकी भी बढ़ गई। तो बेसिकली ये जो चेन अफेक्ट, सप्लाई चेन का वाला जो मामला है, ये जो अफेक्ट आ रहा है, ये कहलाता है आपका, इससे आपको पता चलता है कि कितना डायरेक्ट इनपुट और कितना डायरेक्ट आउटपुट और कितना इनडायरेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है इस डिमांड के चेन में से। यही बेसिकली क्रस्ट है इसका न्योटिव इनपुट आउटपुट मॉडल का। मैं आपको इसको छोटी सी एग्जांपल से भी समझा देता हूँ कि लेट सपोज हम मैट्रिक्स बनाते हैं एक 0.2 0.3 0.2, लेट सपोज मैं इसको एक नंबर्स कुछ दे देता हूँ, 0.4 0.1 0.3 0.2 0. ये बेसिकली क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये इंडस्ट्री, ये वाला जो कॉलम है आपका पहला कॉलम, ये है इंडस्ट्री 1 का, ये इंडस्ट्री 2 का, इंडस्ट्री 3 का। यानी इंडस्ट्री 1 अपना कितना कह लेंगे, कहते हैं आउटपुट, अपना कितना आउटपुट एज ए इनपुट यूज़ कर रही है, इंडस्ट्री 2 का कितना आउटपुट अपने पास एज ए इनपुट यूज़ कर रही है, और इंडस्ट्री 3 का कितना आउटपुट अपने पास एज ए इनपुट यूज़ कर रही है। अब बात आती है यहाँ पे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक यूनिट जो है वो डिमांड बढ़ गई, इसकी, मैं कहता हूँ दूसरी इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ गई। अब दूसरी इंडस्ट्री की 1 यूनिट से जब डिमांड बढ़ी, तो होगा क्या, सबसे पहले कि आप इस डिमांड को पूरा करने के लिए 1 यूनिट आउटपुट बनाएगी दूसरी इंडस्ट्री। लेकिन इस इंडस्ट्री के आउटपुट बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम क्या, कि अपने पास भी 0.3 यूनिट जो है, ये अपने ही, सॉरी 0.3 नहीं, क्योंकि सेकंड इंडस्ट्री है, तो सेकंड इंडस्ट्री सेकंड अपनी ही इंडस्ट्री से जो आउटपुट ले रही होगी एज अ इनपुट, वो है ये 0.1, क्योंकि ये कहलाएगा A22 और ये है A21। तो A21 क्या है, सॉरी A12 क्या है, A12 है कि दूसरी इंडस्ट्री पहली इंडस्ट्री से कितना इनपुट लेगी, ये लेगी 0.3। तो इससे होगा ये कि अगर हम बात करें पहली वाली, तो 1 यूनिट बढ़ाने के लिए डिमांड 1 यूनिट कार तो बनानी है, ये हो गया आई। लेकिन अब आपने दूसरी इंडस्ट्री से कितना इनपुट लिया, 0.3। तो ये 0.3 जो एडिशनल आपने उससे डिमांड किया है, तो दूसरी जो इंडस्ट्री थी, यानी इधर इस केस के अंदर फर्स्ट इंडस्ट्री नीड्स टू प्रोड्यूस 0.3 more unit of its output, या यूँ कह लें कि नीड्स टू प्रोड्यूस 0.3 मोर यूनिट। ठीक है, यहाँ तक की बात मुकम्मल हो जाती है।
तो ये करेगी, इट मीन्स कि ये कहलाया आपका ए, ये कहलाया डायरेक्ट आउटपुट जो कि इंडस्ट्री से मिल रहा है, ठीक है, दूसरी इंडस्ट्री से। लेकिन इसकी वजह से अब हमें ये पता है कि ये 0.3 यूनिट जो इस इंडस्ट्री को बनाने हैं, किस इंडस्ट्री को, पहली इंडस्ट्री अपने इस 0.3 यूनिट्स बनाने के लिए भी तो किसी और इंडस्ट्री को के इनपुट को यूज़ करेगी, जैसे कि ये 0.4 या ये कह लेंगे 0.1, ये तीसरी इंडस्ट्री की बात आ जाएगी, तो 0.1 यानी किसी तीसरी इंडस्ट्री के, समझ लें, एज्यूम कर लें कि उसके भी वो 0.1 यूनिट लेती है। तो अब क्या होगा कि ये 0.3 यूनिट जो उसको बनाने हैं, इसमें जो तीसरी इंडस्ट्री है उसको कितने बनाने पड़ेंगे, 0.3 इसको बनाने थे, और उसके लिए उसका कितना आउटपुट चाहिए होता है, 0.1, तो ये एक नंबर बन जाएगा 0.03। ये होगा A2। ये कौन सा है कि बेसिकली जो कि इनडायरेक्ट आउटपुट बढ़ रहा है किस इंडस्ट्री का, तीसरी इंडस्ट्री, यानी पहले दूसरी इंडस्ट्री का काम हुआ, फिर वो गया तीसरी इंडस्ट्री, पहली इंडस्ट्री पे, और डायरेक्ट जिसने इनपुट सप्लाई आउटपुट सप्लाई करा अपना, और फिर तीसरी इंडस्ट्री का भी इस तरीके से रिपल इफेक्ट पड़ गया और उसको भी बनाने पड़ गए। अब तीसरी इंडस्ट्री पे आएंगे तो इसको अगेन दूसरी इंडस्ट्री और पहली इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन चाहिए, तो फिर अगेन जो है वो पहली और दूसरी इंडस्ट्री जो है उनकी और डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये चेंज आता रहेगा, ये डायनामिक होगा, और ये कहलाता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आउटपुट की एक्सप्लेनेशन, जो कि आई माइनस ए इनवर्स या लियोनथिफ इनवर्स जो है वो बताता है कि ये उसके पीछे जो है वो काम हो रहा है जो हमने अभी देखा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, बस इसको कंक्लूड करते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल न्यूमेरिकल कह लें, वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी समरी में क्विकली इसको खत्म कर लेते हैं कि लियोनथिफ मॉडल क्या शो करता है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री बेस करता है लीनियर इक्वेशंस पे, लिंकिंग इनपुट्स एंड आउटपुट, ये हमने assumptions भी देख ली थी। आई माइनस ए रिप्रेजेंट करता है नेट रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स कि कितनी रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि एक सिंपल बात नहीं है जैसे कि भाई एक डिमांड थी, 1 यूनिट बनाया था गाड़ी का, तो 1 यूनिट आपने बना डाला, लेकिन इसके पीछे जो पूरा रिपल इफेक्ट जो पीछे समझाया, तो ये टोटल आउटपुट निकाल कर लाएगा कि एक्चुअल में कितनी डिमांड बन रही है इस पूरे एक गाड़ी के यूनिट को बनाने के लिए, जो पूरे इंडस्ट्रीज के अंदर जो डिमांड इंक्रीज हो रही है, ये वो वाली चीज़ बताएगा यहाँ पे कि इसके लिए कितना एक्चुअल आउटपुट आपने बनाना है। तो लियोनथिफ है इनवर्स हेल्प्स कंप्यूट टोटल प्रोडक्शन नीडेड, वाइडली अप्लाइड इन इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो डिटेल में समझ आई होगी। ये एक डीप इनसाइट था कि आपको एक इनपुट आउटपुट मॉडल का जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो मैं करके बता दूँ, और आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी की एक मैट्रिक्स को लेके, इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, और आखिर में आपको बताऊंगा कैसे डिमांड के चेंज होने से ये आउटपुट में चेंजेस आ रही हैं, और किस तरीके से इसके कोफिशिएंट्स मदद कर रहे हैं आपको ये बताने में कि कितना आउटपुट आपने बनाना है। थैंक यू।